हेलो दोस्तों, मैं विवेक शर्मा बायोकोडन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास एवं नीट क्लासेस के लिए हिंदी मीडियम में क्लासेस लेकर के आए हैं। बच्चों के बार बार कॉल आ रहे थे, बार बार मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में अलग से क्लासेस प्रोवाइड करवा दो, सर हिंदी मीडियम में क्लासेस अलग से हो जाती तो अच्छा रहता। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 12th क्लास के लिए एवं नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी की अलग से क्लासेस लेकर के आए हैं। आज हम लोग 12th क्लास का एनसीईआरटी 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ध्यान से सुनेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये 12th क्लास एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है जो कि नीट एग्जाम के दृष्टिकोण से एवं 12th क्लास के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। पूरी एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। नीट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। बस सारी चीजों को ध्यान से पढ़ते चलें और लास्ट में जाके प्रैक्टिस शीट लगाएं। आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी अपने चैनल के माध्यम से, आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी जिसके द्वारा अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। कोई भी जीव जनन करता है, क्यों करता है, कैसे होता है, उसके जीवन की कौन सी अवस्था में रिप्रोडक्शन होता है, इन सारी चीजों को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बात समझेंगे कि कोई भी जीव है, उस जीव का जीवन काल क्या होता है। उसी पूरे जीवन काल में एक फेज, एक अवस्था ऐसी आती है जब वो जीव प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, उसके लिए सक्षम होता है। बात करेंगे कौन सी फेज है, क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीवन काल, लाइफ स्पान। कोई भी जीव है, उस जीव का जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पान क्या होता है। तो ध्यान सुनिए, जीवन का काल, जीवन का समय। हमेशा शब्द पे ध्यान दें, शब्द के अंदर ही उसकी सारी बातें छुपी होती हैं। जीवन काल, लाइफ स्पान, यानी किसी भी जीव का जब जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु के मध्य का जो समय है, मध्य का जो समय है, जो काल है, उसी काल को कहते हैं जीवन काल। ध्यान से सुने, किसी भी जीव के जन्म से लेकर, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, थोड़ा सा टाइपिंग में फॉल्ट हो गया है। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के मध्य के समय को, यानी काल को जीवन काल कहते हैं। इस प्रकृति के अंदर कई प्रकार के जीव हैं, कई प्रकार की जैव विविधता है। सभी जीवों का जो शरीर का आकार है, सभी का भिन्न भिन्न है, सभी की क्रियाएं भिन्न भिन्न है। इसलिए सभी जीवों का जो जीवन काल है वो भी भिन्न भिन्न है। किसी जीव का जीवन काल कुछ मिनट होता है, किसी का कुछ घंटे हो सकता है। ज्यादातर देखने को मिलता है कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका जीवन काल कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ हफ्ते तक होता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनका जीवन काल हजारों सालों तक देखा गया है। पीपल का, जैसे पीपल का पौधा 2 से 3 हजार साल तक इसका जीवन काल है। तो किसी भी जीव का जो जीवन काल है वो कुछ मिनट तक हो सकता है, कुछ घंटे हो सकता है, कुछ घंटों से कुछ हजारों सालों तक भी हो सकता है। हम जीवन काल में उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही कंसीडर करते हैं। अब मान के चलो, हो सकता है किसी जीव की किसी बीमारी के कारण, किसी रोगजनक के आ जाने के कारण या किसी बाहरी कारक के कारण उसकी समय से पहले भी मृत्यु हो सकती है। समय से पहले भी मृत्यु हो सकती है। कोई रोगजनक, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर मान के चलो प्रवेश कर गया, हमने कोई दवा ली, उस केमिकल के द्वारा हमने उस बैक्टीरिया को मार दिया। तो जनरली जो देखा जाता है जीवन काल में, वो उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को देखती है। और ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके शरीर के आकार से संबंधित नहीं होता है, बिल्कुल उसके आकार से संबंधित नहीं होता है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि सभी जीवों के जीनों का जो संगठन है, उसकी क्रोमोसोम में, डीएनए में जो जीनों का संगठन है, वो सभी का भिन्न भिन्न होता है।
सभी जीव का, जो जीव जहां पर निवास करता है उसका वातावरण भिन्न भिन्न होता है। किसी जीव का जीवन काल, उसके आनुवंशिक संगठन, उसकी जैविक क्रिया कैसी है, उसके वातावरण कैसा है उसके चारों ओर का, उसकी पारिस्थितिकी कैसी है, इन सारी चीजों पर भी किसी जीव का जीवन काल डिपेंड करता है। लेकिन जीवन काल का उसके शरीर के आकार से कोई संबंध नहीं होता है, ध्यान रखना है। देखो, किसी भी जीव का जीवन काल उसके शरीर के आकार से संबंधित नहीं होता है। जैसे हम समझ सकते हैं, कौवा एवं तोता, क्रॉ एंड पैरट, दोनों का जो शरीर का आकार है उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जीवन काल में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। कौवा जिसका जीवन काल लगभग 15 साल तक होता है और तोता जिसका जीवन काल 140 साल होता है, इनके जीवन काल में बहुत अधिक अंतर है, लेकिन इनके शरीर के आकार में कोई बहुत अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके शरीर के आकार से संबंधित नहीं होता है। कि किसी प्रकार हमने आम का वृक्ष देखा, पीपल का वृक्ष देखा, आम और पीपल दोनों के वृक्ष के आकार में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन इनका जीवन काल बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे आम का जो पौधा है, आम का जो वृक्ष है, उसका जो जीवन काल है वो लगभग 100 से 150 साल और अधिकतम 300 साल तक देखने को मिलता है। बोलो सर ऐसा क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जैसे आम है तो आम की बहुत सारी वैरायटी है, सभी का जीवन काल अलग होता है। हम एक कॉमन सी बात करेंगे, आप अलग अलग अगर नेट पर सर्च करोगे, अलग अलग बुक्स में देखोगे तो जीवन काल में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। आम का जो जीवन काल है लगभग 100 से 150 साल और मैक्सिमम 300 साल तक हो सकता है, लेकिन पीपल का जीवन काल 2000 से 3000 साल तक होता है। यानी इनके जीवन काल में बहुत अधिक अंतर है, लेकिन शरीर के आकार में बहुत अधिक अंतर नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी जीव का जीवन काल उसके शरीर के आकार से संबंधित नहीं होता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि पौधों का जीवन काल जंतु की तुलना में अधिक होता है। अब अपन बात करेंगे कि जो कुछ जीव हैं जिनका अलग अलग लाइफ स्पान है, जीवन काल है, लाइफ स्पान ऑफ फ्यू लिविंग बीइंग्स, यानी कुछ जीवों का लाइफ स्पान, उनका जीवन काल रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ के एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मे फ्लाई, जीवन काल 1 दिन होता है। रेड का, चूहे का 4 साल होता है। रैबिट का 13 साल तक होता है, लगभग है। अगर आप अलग अलग नेट पर सर्च करोगे, बुक्स में देखो, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन आपको एक एवरेज सही डाटा देने का प्रयास किया गया है जो कि कॉमन है, क्योंकि जो वैरायटीज होती हैं उसके हिसाब से जीवन काल थोड़ा बहुत कम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे एलिफेंट, हाथी है, जो हाथी है, हाथी का जो जीवन काल है वो 60 से लेकर के 90 साल तक देखने को मिलता है, लेकिन एवरेजन हमने बताया आपको 65 ईयर। ठीक है, इसका मंकी का जीवन काल 26 यानी 26 साल होता है। डॉग का 20 से 30 साल होता है। कैट का 35 से 40 साल होता है। वेल का लगभग 37 साल होता है। घोड़े का लगभग 60 साल होता है। हाथी का जैसे आपको बताया कि 60 से 90 तक हो सकता है, अलग अलग उसकी वैरायटी है, स्पीसीज है। एलिफेंट का 65 ईयर्स, ईगल का 90 ईयर्स, मैन का 100 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स, टॉर्टोइस का 200 साल, बनियान ट्री का 200 ईयर्स, बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखना है। पीपल का याद रखना है 2 से 3000 साल तक। सिक्वा प्लांट है, उसका 3000 से 4000 साल तक होता है। क्रो का लगभग 15 साल तक होता है। मैंगो, आम के पौधे का लगभग 100 से 150 साल, मैक्सिमम 300 साल तक हो सकता है। तो इनको ध्यान रखना है। कोई भी जीव है, उस ध्यान से सुने, कोई भी जीव है उसका जो जीवन काल है, उस जीवन काल को हम मुख्यतः 4 फेज में डिवाइड करते हैं। कितनी फेज में? 4 फेज में। पहली फेज होती है उसकी जुवेनाइल फेज, उसकी वृद्धि प्रावस्था होती है, उसकी जुवेनाइल फेज होती है, वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, कोई भी जीव के जन्म से लेकर उसकी वृद्धि का जो समय होता है, वृद्धि के समय से मतलब वो जीव जब जनन के लिए समर्थ होता है, उसके अंदर जब जनन क्षमता आती है, जन्म से लेके उसकी वृद्धि का जो समय, ग्रोथ पीरियड जो होता है, यानी उसके जनन क्षमता से ठीक पहले तक का जो समय पीरियड है, उसी को कहते हैं उसकी जुवेनाइल फेज, वृद्धि प्रावस्था है उसकी। और जब कोई जीव जनन के लिए सक्षम होता है, कैपेबल हो जाता है, उसमें जनन क्षमता विकसित हो जाती है, वहां से उसकी रिप्रोडक्टिव फेज, उसकी जनन प्रावस्था चालू होती है।
रिप्रोडक्टिव फेज चालू होती है, जन्म प्रावस्था चालू होती है। और कोई व्यक्ति के अंदर जब जनन क्षमता विकसित होती है, तब से वो जनन के लिए जब तक वो समर्थ रहता है, कैपेबल रहता है, जब तक उसमें जनन क्षमता रहती है, उस बीच के समय को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जनन रिप्रोडक्टिव फेज, है ना, उसकी जनन प्रावस्था कहते हैं। और जनन प्रावस्था की ठीक बाद आती है उसकी सेनिसेंस फेज, एजिंग एंड सेनिसेंस, मतलब उसकी वयता प्रावस्था आती है। उसके शरीर के अंग धीरे धीरे उनकी क्षमता कम होती चली जाती है, जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। अन्य शरीर के अंगों की जो क्षमता होती है धीरे धीरे, है ना, क्रमिक रूप से उनका ह्रास होने लगता है, उनमें कमी आती चली जाती है। और वयता यानी सेनिसेंस की ठीक बाद आती है मृत्यु प्रावस्था। मृत्यु का मतलब होता है जब किसी जीव की जैविक क्रिया रुक जाए, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की जनन क्रिया रुक जाती है, सॉरी, उसकी जैविक क्रिया रुक जाती है, तब उसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु भी दो प्रकार की हो सकती है, एक क्लिनिकल डेथ होती है, एक बायोलॉजिकल डेथ होती है। क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ। एक बार फिर से देखें, किसी भी जीव का जो जीवन काल है उसको हमने 4 फेज में डिवाइड किया है, 4 फेज में डिवाइड किया है। पहला उसकी जुवेनाइल फेज, वृद्धि प्रावस्था है, जन्म से लेकर वृद्धि तक का काल, यानी उसकी जनन क्षमता से ठीक पहले तक का काल, उसकी जुवेनाइल फेज है, वृद्धि प्रावस्था है। उसके बाद उसकी जनन प्रावस्था आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है, जो कि जनन क्षमता जब विकसित होती है तब से लेके जब तक वो जीव जनन के लिए समर्थ रहता है, उसके अंदर जनन क्षमता विकसित होती है, जनन क्षमता रहती है, उसे कहते हैं उसकी जनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो फेजेस आपको बता रहे हैं सभी जीवों के अंदर अलग अलग होती है, सभी का टाइम ड्यूरेशन, सभी का जो समय अवधि है सभी की अलग अलग होती है, सभी जीवों की अलग अलग होती है। जनन प्रावस्था की ठीक बाद आती है वयता प्रावस्था, उसके ठीक बाद मृत्यु प्रावस्था। कोई जीव जब उसकी जैविक क्रिया रुक जाती है उसे मृत्यु प्रावस्था कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो जनन प्रावस्था है, रिप्रोडक्टिव फेज है, उस रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रजनन की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि हमसे पहले भी जीव थे, हमारे बाद भी जीव होंगे, तो जो ऐसा जो अपन को देखने को मिलता है कि हमसे पहले भी जीव थे, हमारे बाद भी जीव होंगे, ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवों के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया चलती है जिससे हम लोग कहते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझें, रिप्रोडक्शन, री मतलब पुनः, दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनाना, प्रजनन यानी जीवों के द्वारा होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसे एक नए जीव को फिर से बना देता है। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। इससे फायदा क्या है? उस प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, वो प्रजाति कभी समाप्त नहीं होती है, वो प्रजाति कभी समाप्त नहीं होती है, उस प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। अभी अपन ने बोला हमसे पहले भी जीव थे, उनके पहले भी जीव थे, उनके पहले भी जीव थे, और हमारे आगे भी जीव होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रजनन हो रहा है। प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपनी समान जीव को अपने पीछे छोड़ जाता है। ध्यान रखना है, कोई भी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपनी समान जीव को अपने पीछे छोड़ जाता है। हमारा जीवन चक्र है, जीवन चक्र है, जन्म होता है, वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद जनन क्षमता आती है, जनन प्रावस्था आती है। उस जनन प्रावस्था के दौरान कोई भी जीव प्रजनन के द्वारा अपनी जैसे नए जीव को जन्म देता है, तो उस जीव की वयता होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी उस जीव ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी समान जीव को पीछे छोड़ दिया। अब सेम वही जीवन चक्र उस जीव का चलेगा, उसका भी जन्म हुआ, उसकी वृद्धि होगी, उसमें जनन क्षमता विकसित होगी, वो भी जीव अपनी जन्म प्रावस्था के दौरान अपनी जैसे जीवों को जन्म देगा, उसकी वयता होगी, उसकी मृत्यु होगी। यानी उस जीव ने भी अपने जन्म से पहले अपनी समान जीवों को पीछे छोड़ दिया। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। इससे वो प्रजाति कभी समाप्त नहीं होती, उस प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण काम है, यही इसका सबसे अच्छा लाभ है, एडवांटेज है, कि वो प्रजाति कभी समाप्त नहीं होती।
एक बात देखें, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान, ध्यान रखना, अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। क्योंकि ऐसा हमारा जो जीन संगठन है, हमारा जो आनुवंशिक संगठन है, वही तो अगली पीढ़ी में जाएगा। तो अगला जो जीन होगा वो भी तो हमारे समान होगा, हमसे मिलता जुलता होगा, एकदम अलग तो नहीं हो सकता। अब मनुष्य, तो मनुष्य का जो, मनुष्य से जो नया बेबी बनेगा, जो नया जीव बनेगा, वो हाथी के समान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो आनुवंशिक संगठन है वही तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। जनरेशन टू जनरेशन जीन ही तो ट्रांसफर होते हैं, हमारे आनुवंशिक लक्षण ही तो ट्रांसफर होते हैं। इसलिए प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसे नए जीव को जन्म देता है। प्रजनन से फायदा क्या है, क्या लाभ है इसका? प्रजनन के लाभ, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला फायदा, उससे प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। जैसे आपको बोला कि कोई भी जीव अपनी जन्म से पहले अपनी समान जीवों को पीछे छोड़ देता है, यानी उस प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसी, प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, तथा तो प्रजातियां विलुप्त होने से बच जाती हैं, विलुप्त होने से बची रहती हैं, बच जाती हैं। दूसरा, प्रतिस्थापन। जीव ने जन्म लिया, वृद्धि हुई, प्रजनन हुआ, नए जीव को छोड़ दिया, वयता आएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी जो नए जीव है उन जीवों के द्वारा पुराने जीवों का प्रतिस्थापन हो जाता है। नए जीवों के द्वारा पुराने जीवों का प्रतिस्थापन होता है, क्योंकि जो पुराने जीव हैं उनकी जीवता के पश्चात, उनकी वयता के पश्चात उनकी मृत्यु होना है। जिस जीव का जन्म हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, जिस भी जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी वो जो जीव जब वयता को प्राप्त होता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जीव रिप्लेस हो जाता है, हमारी प्रकृति से चला जाता है। उसके जगह पर नया जीव आ चुका है, पहले उसकी मृत्यु से पहले ही आ गया। यानी रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। प्रजनन के कारण रोग आते हैं, प्रजनन के रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों के द्वारा होता रहता है। क्योंकि किसी की मृत्यु क्यों होगी, उसमें रोग आएगा या उसकी जीर्णता प्राकृतिक रूप से आना ही आना है, जिससे अपन रोक नहीं सकते। वयता को, जीर्णता को रोक पाना संभव नहीं है। हम रोगों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जीर्णता को रोक पाना पॉसिबल नहीं। इससे जीव की मृत्यु तो होना ही है। तीसरा, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। प्रजनन के द्वारा जीवों का अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर सुरक्षित है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रजनन के द्वारा हमको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। प्रजनन की वजह से, खासकर लैंगिक प्रजनन की वजह से, प्रजनन में भी कौन सा, लैंगिक प्रजनन के कारण जीवधारियों में विभिन्नताएं आती हैं। विभिन्नता मतलब संतति का अपनी माता पिता से भिन्न दिखाई देना। यानी जो नई संतति है उसके अंदर उनके माता पिता से कुछ नए लक्षण विकसित हो गए। संतति के अंदर माता पिता से जो नए लक्षण विकसित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। ऐसा मुख्यतः लैंगिक प्रजनन में देखने को मिलता है। प्रजनन के कारण ही जीवधारी में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुण वाले जीव बनते हैं, ध्यान रखना है। और ये जो विभिन्नता है ये स्थिर नहीं है, ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहती है, ये स्थानांतरित होती रहती हैं। ट्रांसफर वेरिएशन, प्रजनन के कारण ही विभिन्नता एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रजनन का फायदा, प्रजनन का क्या लाभ है, उस प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, उन पुराने जीवों का प्रतिस्थापन होता रहता है, जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और ये जो विभिन्नताएं हैं ये अगली पीढ़ी में वंशागत होती रहती है। अब इस प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। सभी जीवों का जो प्रजनन करने का तरीका है, उनकी जो मेथड है वो सभी की अलग अलग है। जनरली ये देखा गया है कि जीवों में दो प्रकार का प्रजनन होता है, एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम जैव विकास की दृष्टि से देखें तो जैव विकास की दृष्टि से सबसे पहले जीवों में लैंगिक प्रजनन हुआ, उसके बाद जीवों में विकास होता चला गया, जीव विकसित होते चले गए, उसका शारीरिक संगठन और अधिक व्यवस्थित होता चला गया और धीरे धीरे उसके अंदर अलग से जनन विकसित हो गए। तो जीवों के अंदर धीरे धीरे लैंगिक प्रजनन होने लगा।
तो विकास की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाए कि विकास की दृष्टि सबसे पहले प्रजनन कौन सा आया, तो कौन सा आया, अलैंगिक प्रजनन। उसके बाद कौन सा आया, लैंगिक प्रजनन। हम आगे इन्हीं रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रटना नहीं है, पहले समझने का प्रयास करें। शब्द के अंदर ही सारी बातें छुपी होती हैं, बस हमको उन शब्दों को ध्यान से समझना है, उनको तोड़ देना है। जब उन शब्दों को तोड़ेंगे तो उसकी सारी बातें निकल के आएंगी। सभी चीजें एक दूसरे से लिंक है, जुड़ी हुई हैं, ध्यान से समझ के पढ़ेंगे सारी चीजें याद होंगी। अलैंगिक प्रजनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ यानी नहीं, अ यानी नहीं, लैंगिक मतलब जनन अंग या जनन कोशिकाएं, यानी ऐसा प्रजनन जिसमें जनन अंग या जनन कोशिकाएं नहीं बनती हैं। जनन अंग या जनन कोशिकाएं नहीं बनती हैं, अर्थात जब, तो ध्यान रखना, जब भी जनन कोशिकाएं बनेंगी तो उनके बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। जैसा कि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ध्यान से सुने, 11वीं क्लास में देखा था समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधे, सूत्र मतलब धागे, गुणसूत्र, यानी ऐसा प्रजनन जिसमें गुणसूत्रों, यानी ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी जनक कोशिकाओं में गुणसूत्र और पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं, तो पुत्री कोशिकाओं में जनक कोशिकाओं से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मान के चलो हमारी जनक कोशिकाओं में अगर गुणसूत्र की संख्या 40 है, तो जनन कोशिकाओं में, यानी हमारी जो युग्मक बनते हैं, उनमें गुणसूत्र की संख्या 23 होगी। यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ध्यान रखना है, अलैंगिक प्रजनन में जनन अंग या जनन कोशिकाएं नहीं बनती हैं, इनका निर्माण नहीं होता है। जनन कोशिकाएं नहीं बनती हैं, भाग नहीं लेती हैं, इसका मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जब जनन कोशिका नहीं बनती है तो ध्यान रखना है, किसी नर युग्मक मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें हमको दोनों जनकों की भी आवश्यकता नहीं होती है। बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण होता है, अलैंगिक प्रजनन। क्या सुनना है, ऐसा प्रजनन की वह विधि है जिसमें जनन कोशिकाएं या विशिष्ट जनन रचनाएं या तो नहीं बनती या तो केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनती है। जनन कोशिका नहीं बनती, अकेले समसूत्री विभाजन मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं हुई, तो वो तो देह कोशिकाओं जैसी ही हो गई, जनन कोशिकाएं कहां रही, और उन्हीं कोशिकाओं से नए जीव का विकास होगा। अर्थात अलैंगिक जनन में जनन इकाइयों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ध्यान रखना है इस बात को, अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और बिना निषेचन के ही ये इकाइयां विकसित होकर के नए जीव को बना देती हैं। ये इकाइयां क्या करेंगी, नए जीव को बना देंगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं, ऐसा प्रजनन जिसमें जनन अंगों की यानी जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और ये बिना निषेचन के ही नए जीव को बना देती है। उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, हमने 11वीं क्लास में देखा था कि अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है हमको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और इसमें जब वेरिएशन लैंगिक जनन, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें जो नए जीव बनते हैं, जो नई संततियां बनती हैं, वो अपने जनक के समान होती हैं, जनक के हूबहू समान होती हैं, जिन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। अलैंगिक जनन द्वारा या अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग से परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, क्लोन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न आकारिकीय मतलब शारीरिक संरचना में एवं आनुवांशिक रूप से समान संततियों को क्लोन कहते हैं। यानी जो नए जीव बने हैं अलैंगिक जनन से, वो अपने जनक के समान है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से समान संततियों को क्लोन कहते हैं। क्वेश्चन आता है, अलग से डेफिनेशन परिभाषा पूछी आती है, क्लोन किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी आती है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो इनकी परिभाषाएं, इनकी डेफिनेशन अपन को याद रखना है, रटना नहीं है, समझ के याद रखेंगे। अलैंगिक जनन मुख्यतः तो होता किसमें, जैसा कि आपको पता है कि जैव विकास के दौरान सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन हुआ जीवों में,
तो होगा किसमें? जैव विकास के दौरान जो जीव सबसे पहले बने होंगे। और जैव विकास के दौरान सबसे पहले जीव कौन से आए? हमारे मोनेरा, जिनमें बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सभी के अंदर ये जितने भी एक कोष के जीव हैं, इन सब के अंदर मुख्यतः कौन सा होता है? अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। एक कोष के जीवों में मुख्यतः अलैंगिक जनन होता है और ज्यादातर मुख्यतः कौन सा होता है? द्विविखंडन के द्वारा। अलैंगिक जनन की भी कौन सी विधि? द्विविखंडन के द्वारा। तथा इसके अलावा निम्न वर्ग के, निम्न स्तर के जो पौधे हैं जैसे ब्रायोफाइटा है, इसके अलावा कवक है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, इनके अंदर भी हमको क्या देखने को मिलेगा? अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलेगा। अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। इनमें कुछ लैंगिक प्रजनन की विधियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः इनमें अलैंगिक प्रजनन भी देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई आपको? अलैंगिक प्रजनन किससे कहते हैं? प्रजनन की वो विधि जिसमें जनन कोशिकाएं या जननों की आवश्यकता नहीं होती है, इनका निर्माण नहीं होता है, इनमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक ही जनक से उसकी देह कोशिकाओं के द्वारा ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्लोन को ध्यान रखेंगे। अलैंगिक जनक से उत्पन्न आकारिकी एवं आनुवांशिक, दोनों शब्दों को ध्यान रखें, आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से समान जीवों को या संततियों को क्लोन कहते हैं। जबकि जब हम लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे तो लैंगिक प्रजनन जिसमें जनन अंगों की या जनन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। जनन कोशिका मतलब युग्मक की आवश्यकता है। और युग्मक कब बनेंगे? जब कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। यानी इसमें नर और मादा दोनों जनक की आवश्यकता है, लेकिन अलैंगिक में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछा जाए, अधिक विकसित प्रजनन कौन सा है? डेवलप रिप्रोडक्शन कौन सा है? ज्यादा विकसित कौन सा है? लैंगिक प्रजनन ज्यादा विकसित है। अपन बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं? क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? सबसे पहली बात आपको पता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेगा, एक जनक ही होता है, ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें किसी युग्मक की आवश्यकता नहीं है। देह कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में भाग लेंगी, सोमेटिक सेल भाग लेती हैं, इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। कायिक मतलब काया, शरीर। इसमें हमारी देह की या किसी भी जीव के जो निम्न स्तर की जीव है उनके शरीर की जो देह कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा प्रजनन होता है, इसलिए इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। इसमें किसी जनन अंगों की या जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं है। इस प्रजनन में केवल जनक की कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, अतः इसे कायिक प्रजनन, सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है तो फ्यूजन भी नहीं होगा। और नर और मादा युग्मक की संगमन को, फ्यूजन को तो निषेचन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक प्रजनन में हमको निषेचन भी देखने को नहीं मिलेगा। जब नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इनके संलयन को, इनके फ्यूजन को रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के द्वारा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का निर्माण होता है। तो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ना तो युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक प्रजनन में ना ही निषेचन होगा, ना ही जायगोट बनेगा। यह विभाजन केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, यानी इसमें नई जो कोशिकाएं बनती हैं, जो नए जो जीव बनेंगे, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिकाओं के समान ही होती है। बनने वाली जो संततियां होती हैं वो जनक के समान होती हैं, अतः संततियां आकार, संरचना एवं अन्य लक्षणों में समान होती हैं। नवजात संततियां आनुवंशिक रूप से भी समान होती हैं, ध्यान रखना है। हम बात करेंगे अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। अभी तक हमने दोनों को देखा, थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, कंपेयर करके जल्दी समझ में आ जाएगा। और अपने एकेडमिक एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन कंपेयर करके पढ़ें। अलैंगिक प्रजनन एक जनक की होता है, अभी आपको बोला, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और लैंगिक प्रजनन द्विजनकी होता है, इसमें दोनों जनकों की आवश्यकता होती है। अभी आपको परिभाषा में बोला कि अलैंगिक प्रजनन में जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, जनन अंगों का निर्माण नहीं होता है,
तो सेकंड पॉइंट यही लिखा है, इसमें प्रजननांगों यानी प्रजनन अंगों का निर्माण नहीं होता है और इसमें प्रजनन अंगों का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इस विधि में जीवन काल में एक बार अर्धसूत्री विभाजन अवश्य होगा। यह प्रजनन तीव्र गति से होता है और यह प्रजनन धीमी गति से होता है। अलैंगिक जनन को होने में कम समय लगता है, बहुत जल्दी होता है और इसमें कम समय में अधिक संततियों को जन्म दे सकते हैं। इस विधि में बहुत अधिक संततियों का जन्म होता है, कम समय में अधिक संततियों का निर्माण हो जाता है और इस विधि में कम संख्या में संततियां बनती है। इस विधि में युग्मक का निर्माण एवं उनका संलयन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जागरूक का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखना है। इस विधि में युग्मक का निर्माण एवं उनका संलयन नहीं होता है और इस विधि में युग्मक का निर्माण होता है, उनका संलयन भी होगा। नर और मादा युग्मक जब भी मिलेंगे तो उनके फ्यूजन को, संलयन को निषेचन कहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन में कोई भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसमें जो नई संततियां बनती हैं वो जनक के समान होती हैं, यानी नई संततियों में आनुवंशिक रूप से कोई भी नए परिवर्तन नहीं होते। देख सकते हैं बढ़ने वाली संततियां आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती हैं और अलैंगिक प्रजनन से बनने वाली संततियां आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न हो सकती हैं, भिन्न होती हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलते ही हैं। तो ध्यान रखना है, अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रटना नहीं है, पॉइंटों को याद करना, समझ के आपके दिमाग के अंदर है ना सेट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से देखें, अलैंगिक, इसमें एक जनक की आवश्यकता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता है, इसमें प्रजनन का निर्माण नहीं होता है, इसमें प्रजनन अंग का निर्माण होता है। जब प्रजनन अंग नहीं है तो इसमें जनन इकाइयां भी नहीं बनेंगी, जनन इकाइयां नहीं है तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा और इसके जीवन काल में एक बार अर्धसूत्री विभाजन अवश्य होता है। यह प्रजनन तीव्र गति से होता है और ये धीमी गति से होता है। इसी विधि में बहुत अधिक संततियों का जन्म होता है, इस विधि से कम संख्या में संततियां बनती हैं। इसमें युग्मक का निर्माण संलयन नहीं होता है, इस विधि में युग्मक का निर्माण एवं संलयन दोनों होता है। बनने वाली संततियां आनुवंशिक जनक के समान होती हैं, इसमें बनने वाली संततियां आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो अलैंगिक प्रजनन है, इसी की डिटेल में बात करेंगे कि अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे कैसे होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अलैंगिक प्रजनन है, इसमें जननांगों की आवश्यकता नहीं है, शरीर की अपनी देह की शरीर की जो कोशिकाएं उन्हीं के द्वारा प्रजनन होता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा अलैंगिक प्रजनन हो सकता है? सबसे पहली एक विधि है विखंडन के द्वारा। विखंडन यानी टूट जाना, डिवाइड हो जाना। इसमें दो विधियां हैं, द्विविखंडन एवं बहुविखंडन। द्विविखंडन एवं बहुविखंडन। द्विविखंडन जिसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, द्वि मतलब दो, विखंडन टूट जाना, इसमें एक कोशिका से जनरली दो कोशिकाएं बन जाती हैं, उसे द्विविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन, बहु मतलब बहुत सारी, जिसमें एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, उससे बहुविखंडन कहते हैं। इंग्लिश में विखंडन को फिजन कहते हैं। द्विविखंडन बाइनरी फिजन, बहुविखंडन मल्टीपल फिजन। द्विविखंडन में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लेनेरिया। बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, इन सभी के अंदर देखने को मिलता है। मैंने इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, नीट एग्जाम के दृष्टिकोण से इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? साइकोन, हाइड्रा, ईस्ट, स्पंजिस में देखने को मिलता है। ईस्ट में देखने को मिलता है, एक कोश की कोशिका ईस्ट। हाइड्रा में देखने को मिलेगा। प्लाज्मोटोमी ओपेलाइना में देखने को मिलती है। गैम्यूल फॉर्मेशन, गैम्यूल का निर्माण, ये स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है। पुंडज भवन या खंडी भवन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये हाइड्रा के अंदर, स्टार्फिश, स्पंजिस के अंदर, सिलेंट्रेट, इन सभी में देखने को मिलेगा। बाय स्पोर फॉर्मेशन, अब स्पोर्स भी कई प्रकार के बनते हैं, जैसे जू स्पोर, मोटाइल स्पोर बनते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिड, इन सभी के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, बीजाणु निर्माण के द्वारा बाय द स्पोर फॉर्मेशन। हम अगली क्लास में इन्हीं सब मेथड के बारे में
डिटेल में बात करेंगे। सभी मेथड के बारे में एक एक से देखेंगे। विखंडन कैसे होता है, मुकुलन कैसे होता है, कैसे बड़ बनती है, कैसे इसकी प्रोसेस चलती है, इन सभी प्रोसेस को हम अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे। क्लास को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करके देखें, बार बार पढ़ के देखें। जहां कहीं भी आपको दिक्कत लगे उस चीज को मैसेज के द्वारा या टेलीग्राम चैनल के अपने कमेंट्स बॉक्स के द्वारा इसको भेज सकते हैं कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दें। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। इस लेक्चर की आपको पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल बायो कोड ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी, अगर आप लोग हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसकी पीडीएफ फाइल आपको मैसेज कर दी जाएगी, व्हाट्सएप कर दी जाएगी। थैंक यू। अगली क्लास आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।